स्टूडेंट, धारा विद्युत में अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो होता है, इसमें दो तरह के नियम होते हैं। एक होता है पहला नियम जिसको हम संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम जिसे हम लूप का नियम कहते हैं। इन दोनों नियम के प्रयोग से हमको कई प्रकार के सवाल हल करने हैं, परिपथों को सहज करना है, और जो भी परिपथ में पूछा जा रहा है उन सवालों का जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किरचॉफ का नियम होता क्या है। तो पहला हो गया प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम मतलब इसको जंक्शन रूल बोलेंगे अंग्रेजी में। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी भी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मतलब सभी जो विद्युत धारा है उनका योग शून्य होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन आई बराबर शून्य। अब मान लीजिए एक संधि है, इसमें कई सारे विद्युत धाराएं आ रहे हैं और कई सारे विद्युत धाराएं जा रहे हैं। जैसे I1 I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 आ रहा है और I5 जा रहा है। तो ये हो गया। यहां से ये जो नियम है संधि नियम, इससे हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। संधि के नियम के अंतर्गत संधि की ओर आ रहे धाराओं को हम लोग धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जा रहे धाराओं को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5। मतलब जितना भी विद्युत धारा आ रहा है उतना ही विद्युत धारा जा रहा है। कुल मिला के सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य के बराबर है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस होने से ऐसा नहीं है कि प्लस है तो जुड़ रहा है योग है, और माइनस है तो इसका मतलब अंतर है। प्लस और माइनस जो होते हैं वो केवल दिशाएं होती हैं। गणित के हिसाब से जो हमारा क्या बोलते हैं आधारभूत जो संक्रियाएं होती है चार है, प्लस माइनस गुणा और डिवाइड। ये जो चार है, ये इसमें प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं है, ना ही गुणा और भाग में कोई फर्क है। यहां पर प्लस और माइनस केवल दिशाएं हैं। अगर आप 5 माइनस 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 5 में माइनस 3 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये योग ही है। तो सभी धाराओं का योग कितना होता है, शून्य। कहने का मतलब है कि जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही धाराएं वापस जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पे। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसे लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम या द्वितीय नियम जो है किरचॉफ का, ये कहता है कि किसी बंद वक्र के अंतर्गत विद्युत वाहक बलों का योग तथा धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का योग बराबर होता है। विद्युत वाहक बलों का योग मतलब समेशन ई बराबर होगा धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर। यही हो गया हमारा द्वितीय नियम, या इसी को हम कह सकते हैं लूप का नियम। ये नियम जो है इतने आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक परिपथ बनाते हुए इसको समझाता हूं। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे संबंधित सवाल जो है वो परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। चलिए मैं एक परिपथ बना लेता हूं। परिपथ में 3 प्रतिरोध लेते हैं, R1 R2 R3। 2 सेल लिए जा रहे हैं, यानी विद्युत वाहक बल स्रोत प्लस माइनस। इसको E1 लेते हैं, इसको E2 लेते हैं। इधर से निकल रहा है विद्युत धारा I1, इधर से निकल रहा है विद्युत धारा I2। इस जंक्शन पे पहुंच के I1 I2 जुड़ जाएंगे और R3 की तरफ I1 प्लस I3 चलेगा।
अब इस जो लूप का कुछ नाम दे देते हैं, इधर नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे तीन बंद वक्र बन रहे हैं, पहला है ए बी सी डी ए, जहां से शुरू करेंगे वहीं पर वापस आएंगे क्योंकि ये बंद वक्र है। दूसरा है सी डी ई एफ सी, और तीसरा है ए बी एफ ई ए। जिस वक्र को ले रहे हैं, जिस लूप पे हम घूम रहे हैं, उसी लूप को लिया जाएगा। उसके बीच में क्या आ रहा है या उसके ऊपर या नीचे क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये द्वितीय नियम जो है, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हुए इस लूप के लिए हमें तीन समीकरण प्राप्त होंगे। तो पहला लूप मैं ले लेता हूं, लूप ए बी सी डी ए से शुरू करके ए पे ही आ रहे हैं क्योंकि ये लूप हमारा बंद लूप है। अब यहां पर देखिए जो ये लूप है, लूप में एक डायरेक्शन लेना पड़ता है। डायरेक्शन दो प्रकार से होता है, या तो क्लॉकवाइज होगा यानी घड़ी के सुई के दिशा में आप दिशा लेंगे, या दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के सुई के दिशा में उल्टा दिशा लेंगे। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं कि मैं घड़ी के सुई के दिशा में लूप का दिशा ले रहा हूं। आप स्वतंत्र हैं कि घड़ी के सुई के दिशा में लूप का दिशा ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समीकरण अंततः सेम ही आएगा। अब देखिए लूप के दिशा के साथ साथ जो चलेगा वो धनात्मक, और लूप के दिशा के जो विपरीत चलेगा वो ऋणात्मक। लूप के साथ साथ चल रहे हैं मतलब हमारा दिशा किस ओर है। हालांकि लूप को हमने ए बी सी डी ए के रूप में लिया है, लेकिन जो दिशा है, दिशा हमने ऐसे लिया घड़ी के सुई के दिशा में। तो हमारा दिशा चल रहा है ए डी सी बी ए, ऐसे आप चलेंगे घड़ी के सुई के दिशा में। जब देखिए आप लूप में घड़ी के सुई के दिशा में चल रहे हैं तो I1 जो है वो लूप के ही दिशा में है, और I2 जो है लूप के विपरीत दिशा में है, क्योंकि लूप तो हमारा घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहा है। तो I1 जो है, जो घड़ी के सुई के दिशा में घूमेगा वो धनात्मक हो जाएगा, और जो घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत घूमेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि लूप के दिशा के साथ साथ जो विद्युत धारा चला वो विद्युत धारा धनात्मक, और लूप के विपरीत जो चल रहा है वो विद्युत धारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये E1 और E2 में। चलिए इससे पहले तो एक चीज और देख लेते हैं। I1 विद्युत धारा जो है वो किसके अंदर जा रहा है, R1 के अंदर। तो I1 के साथ R1 का गुणा हो जाएगा, और I2 जो है वो R2 के अंदर जा रहा है, तो ये R2 के साथ इसका गुणा हो जाएगा बराबर। तो यहां पर देखिए विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का योगफल, विद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों का योगफल ले लिए। प्लस और माइनस केवल दिशाएं होती है दोनों योग ही। अब आ जाते हैं विद्युत वाहक बल में। विद्युत वाहक बल का ये हिसाब है कि अगर ये मान लीजिए आपका सेल है, सेल आप समझते हैं सेल क्या होता है, कई सारे सेल आपस में मिलकर बैटरी बनाते हैं। यहाँ पर सेल है, सेल का मतलब है कोष। अगर किसी बैटरी को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे खाने दिखते हैं, बहुत सारे कोष दिखते हैं, वो सेल है। दो तीन कई सारे सेल, कम से कम क्या बोलते हैं 2 सेल मिलके जो बनता है वो बैटरी होता है। तो ये जो है ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E है। अगर आप इस दिशा में लेंगे मतलब माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल आपका धनात्मक होगा। अगर आप इस दिशा में ले रहे हैं प्लस से माइनस की ओर प्लस से माइनस की ओर लेंगे तो होगा धनात्मक, उल्टा बता दिया था, और माइनस से प्लस की ओर लेंगे तो माइनस E के बराबर हो जाएगा। इसको समझने, ये दिशा बता रहा है, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे याद रखिए कि ये जो सेल है इससे निकलने वाला धारा कहां से निकलेगा, प्लस से ही विद्युत धारा निकलेगा। अब देखिए प्लस से जब विद्युत धारा निकल के माइनस की तरफ जा रहा है तो ये जो मेरी उंगली चल रही है, ये लूप का जो मैं दिशा लिया हूं घड़ी के सुई के दिशा में, उसी दिशा में चल रहा है, मतलब E1 जो है वो धनात्मक है। लेकिन जब ये देखिए यहां पर भी E2 से जो निकलेगा धारा वो प्लस से ही निकलेगा, लेकिन लूप का मेरा डायरेक्शन जो है, जो दिशा है, वो घड़ी के सुई के दिशा में है। तो विद्युत धारा जिधर निकल रहा है मेरी उंगली जस्ट दूसरे ओर चल रही है, तो E2 हो जाएगा ऋणात्मक। ये हो गया आपका समीकरण 1।
ये कहां से मिला? इस लूप के नियम से। किस लूप के लिए? ए बी सी डी ए के लिए। इसी प्रकार और लूप लेने हैं और नियम और आपके समीकरण निकलते जाएंगे। ऐसे ही समीकरण आगे आने वाले जो सवाल है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लूप मैं ले लेता हूं, लूप सी डी ई एफ सी। इस लूप को लिया जा रहा है सी डी ई एफ सी। इसमें भी मैं डायरेक्शन घड़ी के सुई के दिशा में ही ले रहा हूं। अब घड़ी के सुई के दिशा में ले रहे हैं तो देखिए अभी सबसे पहले तो इसमें दो विद्युत धारा है, एक I2 है, एक I1 प्लस I2 है। मैं घड़ी के सुई के दिशा में ले रहा हूं दिशा को, तो ये C से D, D से E, E से F, F से C, ऐसे हम चलेंगे। देखिए उंगली में जिस ओर चला रहा हूं ये I2 के तीर का दिशा और I1 प्लस I2 के तीर का दिशा उसी ओर है, घड़ी के सुई के दिशा में। देखिए अगर ऐसे घूम रहे हैं तो ये घड़ी के सुई के दिशा में होगा, जस्ट आप उल्टा घूम रहे हैं तो घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में होगा। तो हमने तो लूप का डायरेक्शन ये जो बनाया है, इस बंद परिपथ का जो दिशा लिया है वो घड़ी के सुई के दिशा में लिया है। I2 और I1 प्लस I3 के जो तीर का दिशा है वो भी घड़ी के सुई के दिशा में ही चल रहे हैं। मतलब I2 और I1 प्लस I3 इस बार धनात्मक होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा I2 और यहां पर लिख दूंगा प्लस I1 प्लस I2। I2 जो है वो किसके अंदर घुस रहा है? प्रतिरोध R2 के अंदर, और I1 प्लस I3 किसके अंदर जा रहा है? प्रतिरोध R3 के अंदर। अब जो ये परिपथ है इसमें कितने विद्युत वाहक बल स्रोत है? C D E F C। जब इस परिपथ को ले रहे हैं इसके नीचे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे हिस्से को आप भूल जाइए। ये जो बंद वक्र लिए हैं हम लोग, इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल स्रोत है, वो क्या है? E2। अब E2 को धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे? E2 से निकलने वाला विद्युत धारा जो है वो लूप का जो दिशा लिया गया है उसी दिशा के अनुदिश है, उसके उल्टे नहीं है। ऐसे ही चल रहा है विद्युत धारा हमारा, ऐसे ही चल रहा है। अगर विद्युत धारा ऐसा चलता तो हम ऋणात्मक ले सकते थे, चूंकि प्लस से माइनस की ओर ही जा रहा है E2, तो यहां पर E2 हो जाएगा धनात्मक। समीकरण 2 हो गया। अब एक और लूप बच गया है, उस लूप को भी चलिए ले लेते हैं। एक लूप ले रहे हैं A B F E A। लूप A B F E A। अब जब इस लूप को आप ले रहे हैं A B F E A, तो ये बीच में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो इसको ढाक सकते हैं। लूप का दिशा जो है घड़ी के सुई के दिशा में ही चूंकि लिया गया है, हम लोग घड़ी के सुई के दिशा में ही इस लूप का दिशा को लेते हैं। जब घड़ी के सुई के दिशा में ही लूप के दिशा को लिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि I1 और I1 प्लस I3 जो है दोनों ही घड़ी के सुई के दिशा में ही चल रहे हैं, हमारे लूप के दिशा में ही चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ I1 को धनात्मक ले सकते हैं और यहाँ पर I1 प्लस I2 को भी धनात्मक ले सकते हैं। I1 किस प्रतिरोध के अंदर जा रहा है? R1 के अंदर, तो I1 के साथ R1 को गुणा कर दीजिए और I1 प्लस I2 जो है, ये I3 गलत लिखा था, ये I2 होगा क्योंकि I2 आके यहाँ जुड़ रहा है। तो I1 प्लस I2 जो है ये आके किसके अंदर जा रहा है? R3 के अंदर। ये हो गया। ये तो हो गया प्रतिरोध और उनके संगत विद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग। अब इसमें विद्युत वाहक बल स्रोत कितना है? तो जब हम लूप को ले रहे हैं उस लूप में एक ही स्रोत आ रहा है, बीच वाले स्रोत से हमको कोई मतलब नहीं। तो जो इस E1 से निकलने वाला विद्युत धारा है वो लूप के दिशा में ही चल रहा है। क्या लूप का दिशा हमने कैसे लिया है? B A E F B, ऐसे चल रहे हैं, घड़ी के सुई के दिशा में ही हम चला रहे हैं अपने लूप को। तो E1 जो है, E1 से निकलने वाला जो विद्युत धारा है हमारे लिए गए लूप के दिशा के अनुदिश ही चल रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं E1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल भी है मानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, रिवर्स करके आप देखते जाइए, पीछे जाइए और जाकर फिर से देखिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे आपको कई तरह के जटिल परिपथ दिए जाएंगे, उन परिपथों को आपको इस द्वितीय नियम यानी लूप के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही आपको हल करना है।
अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने साथी मित्रों को जरूर इस क्लास के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइएगा। धन्यवाद।